अतीक अहमद जितना खूंखार बाहर था, जेल के अंदर भी उसका एक साम्राज्य चलता था। ये अलग बात है कि उसकी हनक के सामने बहुत लोग मुंह नहीं खोल पाते थे। लेकिन कुछ ऐसे भी जाबाज पुलिस ऑफिसर थे जिसने उसके सामने घुटने नहीं टेके और फिर उसको वो करने पे मजबूर किया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हमारे साथ एलएम पांडे सर मौजूद हैं, जो नैनी जेल के जेल सुपरिटेंडेंट हैं। सर, एक बात बताएं, आपका क्या अनुभव रहा था अतीक के साथ? देखिए, पहले एक चीज़ मैं सुधार दूँ। मैं उस समय डिप्टी सुपरिटेंडेंट के पद पे था। डिप्टी सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल नैनी या का जो है मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का पद था। जब मैं ज्वाइन करने गया तो पहले ही दिन 8:30 बजे मैं जेल चला गया था, और उसके बाद ये सिलसिला चलते चलते मैं जेल में ही लंच किया, और 11 साढ़े 11 बज गया तब जाकर के जेल बंद हुई। मैं बहुत परेशान हो गया वहाँ की अराजकता देख करके। वहाँ एक तरह से साम्राज्य अतीक अहमद का फैला था। जो जो जब चाहे तब मुलाकात करे, जब चाहे जो करे। अदालत आ रही है 10 बजे 11 बजे, उसी हिसाब से जेल बंद होती थी देर। फिर मैं परेशान हो गया। फिर मैंने सभी डिप्टी जेलों को बुलाया। हमने कहा, भैया ऐसे कैसे चलेगा काम, ये तो नहीं चल पाएगा। कहा, साहब हम लोग क्या करें, वो जो है विधायक जी वहाँ वो पुलिस वालों को कुछ मिले हुए हैं, जो लोग अदालतें देर से लाते हैं। तो हमने कहा ठीक है, कल उनको बुलाना, हम उनको बताते हैं। दूसरे दिन मैंने वहाँ का जो इंचार्ज था पुलिस एस्कॉर्ट का, फिर मैंने बुलाया। मैं कहा, भैया इस तरह से ना काम नहीं चलेगा। उस समय ऐसा होता था कि कौसाम्बी में जेल नहीं बनी थी, जिला बन गया था। तो कौसाम्बी की जो बंदी होते थे उनकी अदालत कौसाम्बी जाती थी। लेकिन मैंने जब वहाँ पता लगाया तो पता चला कि वहाँ तो अदालत 4 बजे ही बंद हो जाती है। मतलब ये अगर लोग चाहें तो 4 बजे का 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे तक जेल में आ जाते। वहाँ होता क्या था कि वो 2-3 गाड़ियाँ पुलिस में वो बैठे हुए अपराधी, कुछ उसमें सबके गुर्गे थे। वो दारू पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, सब सामान खरीद रहे हैं, नाजायज़ सामान ले करके टन को हो करके बिल्कुल रात को 8 बजे 9 बजे जेल पे आते थे। अब जेल बंद नहीं होती थी। तो मैंने दूसरे दिन उनको बुलाया, दरोगा जी को। हमने कहा, देखो भाई, ये नहीं चल पाएगा। अभी तक यहाँ कोई डिप्टी सुपरिटेंडेंट था नहीं, अभी सभी जापानी राज था, तो चल गया, अब नहीं चल पाएगा। तो वो हमसे कोऑपरेट करने के बजाय हमसे उलझ गए। हमने कहा, सुन लो कान खोल करके, मैं सीधे सीधे समझा रहा हूँ तुमको। अगर तुम आज शाम को 7 बजे तक नहीं लाए तो इसको ले जाना, पुलिस लाइन बंद करना। मैं नहीं बंद करूँगा अपनी जेल में। वो चले गए, जूता पटकते हुए, आक्रोश दिखाते हुए चले गए। दूसरे दिन वो जब शाम को लौटना हुआ तो वो और जानबूझ करके देर करके आए। और हमने पहले ही अधिकारियों से कह रखा था कि हमारे यहाँ नियम है, जैसे मान लिया कोई बाहर गया तो हम चालान दिखा देते हैं कि वो चालान, अब वो रात में आवे कब आवे या दूसरे दिन आवे। तो हमने अब वहाँ से जो गार्ड के हमारे सिपाही थे, गेट कीपर था, सबसे मैंने कह दिया था कि इनको लेना नहीं। अब एक कह देना ले जाकर पुलिस लाइन में बंद करें, और बदतमीजी करेंगे तो फिर उसका भी जवाब दे देना, लेकिन लेना नहीं। 9:30 हम फिर आराम से 7:30 बजे मेरी जेल बंद हो गई, 7:45 बजे जेल गई। ये अतीक अहमद को नागवार गुजरा, क्योंकि जेल बंद हो गई तो उनका सारा धंधा बंद। नहीं, रात को 12 बजे तक मुलाकात होती रहती थी। फिर जो है दूसरे दिन वो दरोगा जी, शाम को जब दरोगा जी लाए तो वहाँ मार अगड़ने लगे। चूँकि मेरा आदेश मिल गया था, इसलिए वहाँ समझाया कि भैया साहब के बगैर हम लोग परमिशन के अंदर लेंगे नहीं। खैर बात ऊपर तक गई। तो फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा था तुम जानबूझ के लेट आए हो, आज फिर तुमको वार्निंग दे के छोड़ रहा हूँ, अगर कल से समय से नहीं लाओगे तो ये जो है इस बंद ये फिर ये चल नहीं पाएगा, आपको पुलिस लाइन में ही लेकर जाकर बंद करना पड़ेगा। खैर दूसरे दिन से वो सही हो गया, फिर जेल 7 बजे बंद होने लगी। अब मैं वहाँ की आंखों की किरकिरी हो गया। ऐसे एक मैटर और आया। एक मैटर ये आया कि जैसे मुलाकात होती है, तो मुलाकात में वहाँ जो जनरल बंदी होते हैं, एक्चुअली जहाँ ये अतीक अहमद रहते थे वो एक मालवीय सदन है। तो जेल में 2 गेट पार करने के बाद मेन वो आता है जिसको गिरदा कहते हैं। एक फील्ड आती है, वो भी प्रिजनर्स के रहने का स्थान नहीं जो नैनी जेल में है, वो एक खुला ओपन सा स्पेस है जिसको हम जेल के टर्म में गिरदा कहते हैं। ये हर जेलों में गिरदा होता है। तो उसी गिरदा में एक कोने में मालवीय सदन था जिसमें मालवीय जी बंद होते थे। तो उसी मालवीय सदन में अतीक अहमद रहते थे, और उसी कैंपस में ही वहाँ इमली के बहुत पुराने वृक्ष थे, घने वृक्ष थे, छाया होती थी। तो उसी में जनरल बंदियों की मुलाकात डेली होती थी। तो जब अब चूँकि सेंट्रल जेल नैनी में उस समय भी 1400-1500 थे, तो अब जब बंदियों की मुलाकात हो रही है तो अब पता चला 200-250 आदमी उसमें आ रहे हैं। और उसमें जो है जब मुलाकात आती थी तो ये अपने मालवीय सदन बगल में था। ये निकल चाहे कुर्सी धरवा ले चाहे खड़े होकर के, बस वहाँ पूरी
जितने मुलाकाती हैं सब पूरा भैया भैया भैया, कुछ उसमें उनके आदमी होते थे। उन दिनों फ़ोन का प्रचलन इतना, मोबाइल का इतना प्रचलन नहीं था। वही थे हमारे समय से, एक ऊषा का था, एक एसआर का था। तो जेल में उसमें जयमल लग गया था, तो वो फ़ोन उतना इफेक्टिव नहीं था। मुलाकात में इनको कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि अतीक अहमद का वहाँ पूरा राज्य चलता था। तो अच्छा, और करते क्या थे उस समय, एक्चुअली ये गेस्ट हाउस कांड के बाद आए थे। बहन जी का शासनकाल था, और बहन जी के इनसे इतनी चिढ़ी हुई थी कि वैसे वहाँ का जिला प्रशासन जो है बहुत टाइट था। तो इनको ये डर था कभी छापा में पकड़ जाएं और इनके आदमी पकड़ जाएं मुलाकात में। अब मुलाकात में भाई नियम तो, मुलाकात का जो नियम है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि अंडर ट्रायल से, ये अंडर ट्रायल थे, अंडर ट्रायल को सप्ताह में एक मुलाकात थी उस समय, अब तो 2 हो गई है। पहले एक मुलाकात थी और जिससे 3 मैक्सिमम आदमी मिल सकता था, और कैदी का 1 महीने में और एक पत्र लिख सकता है, और वो पत्र न लिखने के स्थान पर उसको 1 मुलाकात और मिल जाती थी। ऐसे अंडर ट्रायल का भी था, सप्ताह में 1 था, पत्र न लिखने पे 2 हो जाता था, मैक्सिमम 3 लोग मिल सकते थे। अब इनका तो रेल आता था, तो ये काम ये करते थे कि वहाँ जो मुलाकात का सिपाही है, वहाँ पेटिशन राइटर जो पर्ची लिखता था, उसको सबको पूरा आदेश था कि जैसे किसी बहुत से ऐसे बंदियों से मिलने के लिए एक आदमी आया, तो उसमें जिसका एक आदमी होता था उसमें इनके नाम जुड़ जाते थे। तो आप चेक करो आकर के, टेक्निकली गलत ना हो इसके टेक्निकल लिए। कहीं गलत नहीं होगा, इसलिए आप चेक करो आकर के। वो तो सब आदमी पर्ची पे हैं, लेकिन वो होते थे इनके आदमी। ये सब चीज़ें। अच्छा, एक इंस्टांस मेरे साथ जो घटित हुई थी, उससे मेरी टेंशन ज़्यादा बढ़ गई थी। हुआ ये था कि वहाँ जेल में भी इनके हर 5 सर्किलें हैं, यानी सेंट्रल जेल में 5 सर्किल में जहाँ कैदी और हौलाती रखे जाते हैं। उन सर्किलों में जो पीली वर्दी वाले होते हैं, नंबरदार जिनको कहते हैं, सीओ, कन्विक्ट ओवरसियर कहते हैं जेल टर्म में, लेकिन जेल भाषा में सीओ लोग कहते हैं नंबरदार, पीली वर्दी पहनते हैं। मैक्सिमम नंबरदार इनके आदमी थे। उसमें से एक बहुत बदमाश था जो अपने को अतीक अहमद समझता था। वो 1 नंबर सर्किल में बंद होता था। एक सिपाही को उसने मार दिया। अब सिपाही को मार देना मतलब, एक कैदी, वो भी आजीवन कारावास का कैदी, इतनी हिम्मत। वो भाग के, सवेरे जेल खुल रही थी, मैं अपने दफ्तर में बैठा था, वो आकर के रुआसा होकर के हमसे कहने लगा कि साहब वो फलाना नंबरदार ने हमको मार दिया। कहा अरे इतना हिम्मत है, क्या नंबरदार यहाँ जेल मारेंगे? कहा साहब कहाँ करें, अतीक अहमद का आदमी है। उनका अच्छा, तुम इसको लिख के रूप में दे दो हमको। भाई हम तो लिखवा इसलिए लिए कि कल की तुम भी प्रभाव जा करके कह दो कि हमको एप्लीकेशन नहीं दिए हैं, तुम लिखित रूप से दो। दिया, उसने दे दिया। फिर बस पूरी फोर्स लेकर के उनको, मैंने क्या किया वो नहीं बताऊंगा, लेकिन उनकी दुर्गत करके, और उसका रहन सहन मैं देखा, दंग रह गया, बिल्कुल वीवीआईपी था। खैर उसको मैंने साधारण कैदी बना करके दूसरी सर्किल में भेज दिया। कि जैसे खबर अतीक अहमद के पास पहुँची, तुरंत वहाँ सिपाही भागा भागा चला आया, उनके पास जो ड्यूटी लगी थी। अब आप सोच लीजिए कि ये खाकी वर्दी में भी कुछ परसेंट ऐसे होते हैं कि जो खाते पैसा लेते हैं सरकार से, वर्दी सरकार की पहनते हैं और वफादार उनके होते हैं। वो सिपाही इडियट को देखो, मुझे कहने में संकोच नहीं हो रहा कि वो भागा भागा दौड़ा चला आया कि साहब अतीक भैया आपको बुला रहे हैं। हम कहा अरे तुम सिपाही हो ना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझको बुलाने के लिए? वो कौन होता है मुझको बुलाने वाला? भाई कहा साहब हमको भेजे तो हम चला, हमका चले जाओ यहाँ से, बता रहा हूँ। वो हमको बुलाएंगे, हम उनके अधीनस्थ हैं कि सरकार के अधीनस्थ हैं? खैर वो चला गया। फिर और बता देना जा करके, मैं राउंड करने आऊँगा, शाम को मिल लूँगा, मैं इस समय ज़रूरी काम कर रहा हूँ। अब मेरी वजह जब फरमान उनको मालूम हुआ तो वो अपना जो है मारे गुस्से की, जा करके अधीक्षक के दफ्तर में, हम वहीं बैठे थे मेरे दफ्तर में, जूता पटकते हुए गुस्सा जाहिर करते हुए चले गए। हम कहा जाओ भाई, हम वही सरकार के हम नौकर हैं कि हम और किसी अपराधी के नौकर हैं? अच्छा, फिर वो मैं शाम को गया। देखिए, ये कोई भी माफिया हो, कोई अपराधी हो, वो आपको तौलता है, आपकी औकात क्या है। यदि आप थोड़ा सा टाइट हैं, भाई मौत तो ये लकीर लिखी हुई है, मौत की लकीर लिखी हुई है, और ये भगवान के ऊपर है। अगर अतीक अहमद की गोली से मरना होगा तो मर ही जाएंगे। फिर जब मैं शाम को गया, बड़े नॉर्मल, अरे डीएस साहब आप तो हर चीज़ को प्रेस्टीज बना लेते हैं। हमका कहा होगा भाई? कहें अरे मोरे वैसे हमने कहा था भाई देखो यहाँ तब हम नेता आदमी हैं, विधायक हैं, सब तमाम बंदी हैं, आपसे आते हैं, मैं सिफारिश कर देता हूँ। अरे वो का बिना मतलब मार पीट के गरीब आदमी को कर दिया, तो हमका जाए तो वो अनुशासनहीनता, सिपाही से बदतमीजी करेगा, मैं छोड़ूंगा। इधर उधर की बात घुमाते रह गए। चले यार चलो ठीक है यार, तुम्हारे पुराने मित्र हो, चूँकि मैं
पहली एक बार और जब वहाँ पोस्टेड था तभी इनकी शुरुआती दौर था, तभी मैंने कहा तो पुराने आदमी हो, जानते हैं आपको पहले से, अच्छा एक काम करिए, हमको बताओ कि उसको वहाँ से हटा दो। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, अभी तो आज हम हटा देंगे तो ये हो जाएगा कि फिर वो आपके दबाव में आकर मैंने हटा दिया। उसको प्रॉमिस करता हूँ हटा दूंगा, लेकिन देख लूँगा आचरण सुधरा है कि नहीं, अब माफ़ी मांगेगा तब हटाऊँगा। खैर उसको मैंने एक हफ्ते बाद सिपाही से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगा तो हमने हटा दिया था। इस तरह से दबाव होता है। अब उस दबाव में जो आ जाएगा तो वो झेलेगा। मतलब जेल में भी रह के वो अपना सिक्का चलाता था। इसमें बिल्कुल निसंकोच मैं कह रहा हूँ आपसे भाई साहब, उसका कारण है जेलों में उस समय 2002 के पहले कुछ वर्षों में इतने जेल के अधिकारी इन माफियाओं के द्वारा मार दिए गए थे कि जिससे एक दहशत हो जाती थी इन माफियाओं के प्रति, भैया किसको बाल बच्चा नहीं प्यारा है, और कोई सुरक्षा थी नहीं। हालांकि बाद में कर्मचारियों की बात सुनी गई, अब सुरक्षा के लिए 9mm पिस्टल भी जेलों में आ गया है। जो कोई अधिकारी या कर्मचारी कहीं जाता है तो 9mm की पिस्टल मिल गई, आप सुरक्षा, पहले कुछ नहीं था, आप डंडे से हाँकिए, आपको डंडा पकड़ा दिया गया है और आप खूंखार आतंकवादी। वो अच्छा उस समय लश्कर तैयबा के, जैसे मोहम्मद के आतंकवादी वहाँ बंद थे कई, वो मित्र सेन यादव जी बंद थे। हालांकि मैं उनका नाम बड़े इज्जत से ले रहा हूँ क्योंकि मित्र सेन यादव जी एक बहुत अच्छे सांसद थे, लेकिन बहुत अच्छे व्यक्ति थे। मैं उनको जब भी याद करता हूँ तो उनके प्रति मेरे मन में सम्मान है, क्योंकि वो जेल में बंद होने के बावजूद भी बहुत डिसिप्लिन थी। मतलब जब कभी मैं सांसद होने के बावजूद मैं कहीं जैसे आ रहा हूँ, बैठे हैं कुर्सी पे वो, तो मैं आता तो उठ के खड़े होकर नमस्कार कर देते। ये सब चीज़ें बताती हैं कि तो आप बता रहे थे कि लश्कर और इसके जो आतंकी वहाँ पे जेल में थे, तो क्या उनके साथ भी अतीक की बात नहीं, होती थी? उनसे इसलिए नहीं होने पाती थी कि वहाँ एक आतंकवादी अभी भी हाई सिक्योरिटी वार्ड है, तो हाई सिक्योरिटी वार्ड के अंदर, वो तो जेल के अंदर एक ऐसा जेल है कि जिससे जो है पक्षी और कोई जा नहीं सकता है। वहाँ किसी से मिलने की अनुमति नहीं है। वहाँ का एक डिप्टी जेलर इंचार्ज होता था, गेट पर रहता था, वहाँ किसी व्यक्ति को जाने की, तो इस वजह से वहाँ अतीक अहमद के जाने की गुंजाइश नहीं बनती थी। हालांकि वो पूरा घूमते थे जेल में, सर्किल, जो हकीकत है मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये इस तरह से अपना रहता था। अब जो उसमें इंटरफेयर करेगा वो दुश्मन होगा, ये स्थिति बनती थी। तो मतलब जेल में भी जाने के बाद उसकी अदावत में कहीं कोई कमी नहीं थी? भाई कैसे कोई कमी करेगा, कौन करेगा आप बताइए। बड़े बड़े नेता उनसे मिलने आ रहे हैं, प्रशासन का अधिकारी आके हाथ मिलाता है, भाई सांसद जी, विधायक जी कैसे हैं आप, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये भी दिन देखा हूँ। हमसे तो कहेंगे कि जाओ तलाशी लो, ये कर दो, उसको बिल्कुल इतना टाइट कर दो कि वो अपनी नानी याद करे, और जब खुद मुआयना करने आएंगे, अरे भाई हेलो विधायक जी, अरे ये कैसे हैं आप, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अकेला जेल वाला जान देने के लिए तैयार हो जाएगा। वैसे भी कई लोगों की जान चली गई। आपको ऐसा लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद कहीं ना कहीं जरूर एक मोरल डाउन हुआ है इन लोगों का? देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये वाकई में ईमानदारी से अगर कोई पहल हुई है, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से रिलेटेड नहीं हूं, लेकिन जो मैं कह रहा हूं कि अगर ईमानदारी पूर्वक अगर कोई पहल हुई है इस समय, तो माननीय जोगी जी की तरफ ईमानदारी से वो चाह रहे हैं कि माफिया ख़त्म हो जाए। इसलिए अब ये अगर इसको ढंग से किया गया, और मेरा एक सुझाव इसमें है, क्योंकि हमारा तंत्र बहुत भ्रष्ट है। हमारे तंत्र में आप माफिया को तो गोली काउंटर हो गया, मार दिया गया, सब कुछ हो गया, उसको सजा हो गई, लेकिन जो तंत्र में उसके आदमी बैठे हुए हैं, चाहे वो बहुत ईमानदारी से, बड़ी बोल्डली कह रहा हूँ, हमारी बातें बहुत लोगों को कड़वी लगेंगी, लेकिन हकीकत कह रहा हूँ कि चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो जेल हो, चाहे पुलिस हो, हर जगह उसकी इनके आदमी बैठे हुए हैं। अगर जब तक उनको भी नहीं सुधारा जाएगा, तब तक योगी जी चाहे जितना कर लें, 5 साल रहेंगे, 10 साल रहेंगे, चले जाएंगे, फिर पनप जाएगा। तो अगर जल से उसे साफ करना है तो ये सारे सिस्टम को सुदुरुस्त करना पड़ेगा। निश्चित रूप से सिस्टम में कई सारे अभी भी अतीक बैठे हुए हैं, या फिर कह सकते हैं कि अतीक के आदमी हैं जो कि अतीक से कम नहीं हैं, और ये वो लोग आदमी हैं जो उसको पनाह देते हैं ऐसे माफियाओं को। तो ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको साफ करना, तब जाके पूरा सिस्टम साफ होगा। कैमरामैन विजय ममगइन के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, लखनऊ।